गुज़िश्ता दिनों सीआईडी की तरफ से कराची में एक कार्रवाई की गई जिसके अंदर कई मुल्जिमान जो हैं वो हिरासत में लिए गए, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, डकैतियों, चोरियों और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस हैं। उनमें से एक मुल्जिम अभी मेरे साथ मौजूद है। मैं इससे पूछती हूँ कि इसने किस तरह से ये जितने भी क्राइम्स किए हैं वो क्यों किए हैं और किसी ग्रुप से साथ उसका ताल्लुक है या नहीं है और किस तरह से ये अपना काम करता था। अपने नाम बताएं। आमिर अहमद। आमिर अहमद। आपकी उम्र कितनी है? 32 साल। 32 साल के। आप शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। और आप अपने माँ बाप के साथ रहते थे, अलग रहते थे? नहीं, अलग रहते। अच्छा, अभी जो आप पकड़े गए हैं इससे पहले भी कभी पकड़े गए हैं? काफ़ी दफ़ा पकड़ गए। क्या क्या क्राइम करते रहे हैं आप? चोरी, डकैतियाँ और मर्डर। आपको याद है आपने कितने मर्डर किए आज तक? 5-6 किए हैं। तुम लोगों के ग्रुप में कितने लोग शामिल हैं? 6-7 अफराद थे हम। तो तुमने 5-6 लोगों का कत्ल किया है। जी। कोई मशहूर नाम है उनमें? जी, एक तो वो है मशहूर, वो इश्तियाक गंजा बुकी। अच्छा। और वो लियारी में किए हैं, लियारी में। तो ये तुम्हें किस तरह से तुम प्लान करते थे, किस तरह से जाते थे, कहाँ से असला आता था, सब बताओ। पहला मर्डर 2000 में ही हुआ है। वो वीडियो पे फायरिंग करी थी। अच्छा जी। तो उसमें मुझे भी गोलियां लगी थी, मैं गिरफ्तार हो गया था। उसके बाद बरी कैसे होगा? 3 साल बाद में सर। तो उसके बाद पकड़े गए? जी। कब? 2003 में ही पकड़ा गया था दोबारा। यानी जैसे ही तुम निकलते थे तुम दूसरा क्राइम करते थे और फिर तुम पकड़े जाते थे, फिर तुम पुलिस स्टेशन आ जाते? जी। लेकिन तुम्हारे बैक पे सपोर्ट थी किसी की तो वो तुम्हें छुड़वा दिया करते थे? नहीं। फिर केस खत्म हो जाते केस खत्म हो जाते थे, तुम्हारे खिलाफ गवाह नहीं होते थे। और अभी कब तुम क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या करने जा रहे थे जो पकड़े गए हो? अभी तो हम लोग गोली मार की तरफ जा रहे थे मिलने के लिए किसी से। तो मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ हम लोग जा रहे थे, गाड़ी के अंदर थे, कार में। पुलिस ने हमारे को रोका तो उसमें से 3-4 साथी हमारे भागने में फरार हो गए। हम दो अरेस्ट हो गए। अच्छा, तो तुम लोगों के पास जितना भी असला है वो तुम लोगों का अपना लाइसेंस्ड वेपन है या तुम लोगों ने छीना हुआ है वो? नहीं, वो और क्या क्या था तुम लोगों के पास जब तुम लोग गिरफ्तार हुए? जी, क्लाशन थी, हैंड ग्रेनेड था और पिस्टल थी। इसके अलावा तुम क्या करते थे? तुमने कहा तुम पैसों के लिए ये सब नहीं करते थे, तो फिर पैसा कहाँ से आता था? क्या तुम कोई नौकरी करते थे? स्ट्रीट क्राइम करते थे, उसमें बनाते खर्चा। स्ट्रीट क्राइम्स करते थे। लोगों की तो यही दुआएं होंगी कि जिनके लोगों को आपने कत्ल किया है कि आप कभी भी रिहा मत हो। आपकी बीवी भी इस तरह क्राइम्स करती है? नहीं। आप ही करते हैं? तो एक बीवी ने कैसे बर्दाश्त कर लिया एक क्रिमिनल शौहर? उसको पता होगा ना कि आप सारी कार्रवाइयां करते हैं और पैसा कहाँ से आता है। उसको प्रॉपर्टी के काम का बताया हुआ था कि प्रॉपर्टी का और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता अब तो पता चल गया होगा ना? अब तो हुआ कि ये सच्चे दिल से मैंने। कैसे ऐसा क्यों हो गया? आपने कैसे सबक सीख लिया? क्या आपके सबक होने की कोई ना कोई एक वजह होती है, रीज़न होती है, अब कैसे आपको सबक मिल गया? शादी के बाद तकरीबन मैंने छोड़ दिए थे काम पे। मेरे वालिद साहब का मर्डर हुआ तो मैं इसी वजह से लियारी जाके बैठा था। मैं वहाँ से मेरे वालिद साहब की डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर हम लोग लियारी आके बैठ गए। वहाँ पर बैठ के हम लोग ये वारदातें करने लगे, सुजुकियाँ वगैरह छीनने की और ट्रक वगैरह छीनने की। तुम लोगों का टारगेट कौन से इलाके होते थे ज़्यादातर ये क्राइम करने के? बस निकल के इधर ही शेरशाह में, ये माड़ीपुर वगैरह में, साइड के एरिया के अंदर से ले ली गाड़ी और लेके करीब में से लेकर लियारी के अंदर घुस गए और वहाँ पे खड़ी कर दी। फिर वो आसिफ नियाजी है, बाबा लाडले का साला, तो वो सौदा करता था और जो हमारे को पैसे देता था तो वो हम पैसे रख लेते थे उससे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते थे वो लोग। तो परसेंटेज तुम लोग कुछ रखते थे और बाकी दे देते थे? जी, वो खुद देता था हमारे को। खुद देता था? जी। अच्छा, जितना भी लूटते थे सब दे देते थे, फिर उसकी मर्जी से वो जितनी मर्जी हो वो देता था? जी। अच्छा, फिर ये वारदातें तुम लोग करते रहे? तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे लियारी के अंदर। तो ये जो मर्डरों का सिलसिला ये वो वहीं पर ही ना, तो हम लोग बैठे हुए थे। तो एक दिन रमज़ान से एक दिन पहले आसिफ नियाजी के छोटे भाई को अगवा करके कत्ल कर दिया था, बदला लेना था। तो आसिफ नियाजी ने एक बंदे की रेकी करी, मुताबिक यूनिट इंचार्ज था, पता नहीं क्या था। उसने बोला वो उधर धोबी गार्ड में बैठा हुआ है, आप जाओ और ना उसको शूट करके आओ ना। शूट करके वापस आए हम लोग बाइक पे और जगह पर आके बैठ गए। फिर हम लोग उधर ही बैठ रहे थे हम लोग लियारी के अंदर। तो फिर एक दिन वो आसिफ नियाजी आया, बोला चलो ज़रा जाना ना बाबा की तरफ, बाबा लाडली की तरफ। तो हम लोग बाबा लाडली की तरफ गए। तो वहाँ पर वो पहले से ना 2 बंदे उन्होंने बिठाल के रखे थे। अरशद पप्पू को वो असला सप्लाई करते थे ना, उन्होंने जो हमें बताया। अच्छा। कि ये अरशद पप्पू को असला सप्लाई करने वाले लोग हैं, ये उसको असला सप्लाई करते थे, दुश्मन है ना ये, तो इनको लेके जाओ ना। और बाबा लाडले ने आसिफ को बोला। तो एक खाली प्लाट था, खाली प्लाट के अंदर ले जाके इमरान ने और भट्ट ने उनको गोलियां मारी। हम लोगों ने गोलियां मारी उनको। गोलियां मारने के बाद उनको गाड़ी के अंदर डाला और फिर पार्क कॉलोनी के अंदर वो जावेद कार चला के उनको वहाँ छोड़ के आ गया ना। एक दफ़ा हम लोग वहीं थे, हम लोग लियारी के अंदर। तो आसिफ नियाजी ने मुझे बोला कि भाई वो तुम्हारे 2 लड़के हैं, वो बाबा लाडले के नाम पे भत्ता ले रहे थे, उनको पकड़ लिया है हमने, जाओ तुम उनको देख सकते हो, अगर छुड़ा सकते हो तो छुड़ाओ ना।
मैं गया तो उन्होंने एक लड़के को तो छोड़ दिया, किन्होंने? वो लियारी गैंगवार वालों ने, जुबैर वैशिन था। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उसने उसका कान काट दिया था ना। मैंने बोला भाई ये तो हमारा ही लड़का है। जान पहचान का ही निकला तुम्हारा? हाँ, मैंने बोला ये तो हमारा पार्टी का लड़का है, बस जो गलती होनी थी इससे हो गई, आपने इसको इतनी बड़ी वो दे दी, सारी ज़िंदगी ये आपको याद रखेगा, आपने इसका कान काट दिया, बस छोड़ो इसको, मारो तो नहीं ना यार। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको तुम ले जाओ भले दूसरे वाले को, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर 2 दिन बाद उसको भी उन्होंने मार के फेंक दिया ना। और तुम कुछ नहीं कर सके? हम कुछ नहीं कर सके। फिर? बस फिर हम लोग इधर ही बैठे हुए थे लियारी में। एक दिन शाम को ना, तो बाबा लाडा आया अपने साथियों के साथ ना, 5-6 लड़के थे उसके पास, साथ बलोच मशीनें वगैरह लिए हुए थे। वो लोग आए आसिफ के पास, आसिफ को बाबा लाडा साइड में लेके गया और उससे कोई बात करी। फिर आसिफ नियाजी हमारे पास आया, उसने बोला काम आया है, डिफेंस जाना है ना। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने बाइकें स्टार्ट करी, मैं, आसिफ नियाजी, इमरान पोपला और भट्ट, हम चारों डबल बाइकों के ऊपर बैठे और डिफेंस पहुँचे ना। वहाँ जाके हम लोग बैठे हैं तकरीबन आधा पौना घंटा। तो इतने में वो मैच ख़त्म होने के बाद जैसे ही वो नीचे उतरा, तो उधर से वो इमरान और भट्ट बाइक के ऊपर आए और इधर से आसिफ नियाजी और मैं आए और उसके ऊपर पिस्टल से फायरिंग करी। फायरिंग करके उसको गिरा दिया। फिर हम लोग वापस लियारी आ गए, तो आसिफ ने मुझे 40,000 रुपये दिए ना। जख्मी हो गया था या? नहीं, वो मर गया था, हलाक हो गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या किया? फिर वो आखिरी वो था, वो जिसको फांसी लगाई थी ना, तो उससे हम डर गए थे कि ये तो गलत कर रही है, तो हमारे को दिखाएं कि मारने का क्या मकसद है। अच्छा, तो तुम लोग डर इस बात पे गए कि तुम लोगों के सामने जो एक फांसी दी गई? जी। तो फिर हम वहाँ से हट गए लियारी से। काफ़ी इल्तिजा की थी उसने कि मुझे मत मारो। हम लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे। तो अक्सर तुम कौन सा असलहा इस्तेमाल करते थे? टीटी पिस्टल होता था मेरे पास। अक्सर टीटी पिस्टल ही होता था। चलाना किससे सीखा था? तो पार्टी में सीखा था, पार्टी के लड़के थे। तब तुम्हारी उम्र कितनी थी जब पहली दफ़ा गन चलाई थी? 16-17 साल हो गए। 16-17 साल की उम्र में जी। तुमने गन चलाना सीख ली थी और फिर तुम्हारे जराइम का सिलसिला चलता रहा, जी। फिर रुकने नहीं पाया। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम लोगों ने कत्ल किया और सामने टीवी पे चल रहा है, उसके घर वाले रो रहे हो? नहीं, हमने देखा नहीं, देखते नहीं थे। नशा भी करते हो तुम? जी। कौन सा? चरस पीता हूँ, शराब पी। चरस और शराब पीते हो? कब से? काफ़ी टाइम से पीता हूँ। काफ़ी टाइम से? अपनी बचपन से ही पी रहे होगे फिर तो, जब से तुमने गन चलानी सीखी है? जी जी। तब से शराब और चरस चल रही है? जी। तो यही वजह तो नहीं है जिसने तुम्हारे दिमाग को इस तरह से मफलूज कर दिया और तुम इस तरह के जराइम कर रहे हो? मे भी, शायद। शायद। कभी छोड़ने की कोशिश की है? जी हाँ, छूटती नहीं बस। और यही तो नहीं है जो तुम्हें उकसाती है जराइम करने के लिए? पता नहीं। आपने यहाँ देखा कि कितनी लंबी लिस्ट है जराइम की, कि मुझे सुन के इतनी हैरत हो रही है कि एक शख्स 32 साल की उम्र में उसने इतने सारे जराइम कर लिए। कितनी अफसोस की बात है। उसकी अपनी फैमिली भी है, उसने कुछ नहीं सोचा, कभी किसी को कत्ल करने से पहले नहीं सोचा, उसको नदामत नहीं है। और अक्सर पुलिस की हिरासत में आने के बावजूद वो जो है कुछ अरसा जेल में गुजारता है, उसके बाद रिहा हो जाता है। और जब उसे पता है कि जब मुझे पकड़ लिया जाएगा और मेरे पास फरार का रास्ता है, तो वो कैसे रोक सकेगा जुर्म होने से? अब तो उसे ईजी मनी मिल गया है, अब वो कुछ और सोच ही नहीं सकता, मेहनत मुशक्कत के बारे में नहीं सोच सकता। उसने अपना जो फ्यूचर है वो बर्बाद कर दिया। जी, कितनी उम्र के हैं? ये देखें, तमाम मेच्योर हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि जी 16-17 साल का। ये तमाम लोग 30 से लेके 40 साल के दरमियान के मैच्योर लोग हैं ये सारे। तो आपने कहा ये ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, तो क्या यही वजह है इनकी कि ये लोग इस तरह के कामों में पड़ गए हैं? ड्रग एडिक्शन या आप कह सकती हैं कि ये इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये आदि जुराइम पेशा है, इनका कोई और जरिया माश नहीं है, यही इनका तरीकाकार है। इसी तरीके से पैसे कमाते हैं और नशा भी पूरा करते हैं, अपने अखराजात भी पूरे करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी पाल रहे हैं इस तरीके अच्छा, से। इनकी फैमिलीज भी हैं? हर क्रिमिनल की एक फैमिली भी होती है जिसको वो चला रहा होता है, उसको पाल रहा होता है। फैमिली को कहीं पता होता है, कहीं नहीं पता होता, लेकिन खैर इनका तो सबको पता था कि ये क्रिमिनल हैं और ये वारदातें कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि अगर ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी का भी टारगेट करते हैं, टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं या किसी को भी टारगेट करते हैं, तो इसके पैसे कितने मिलते हैं इन्हें? देखिए, इन्होंने 50 लाख की वारदात भी की है। अच्छा। इन्होंने 50,000 की वारदात भी की है। अच्छा। कहीं 5,000 की भी की है। अच्छा। ये तो डिपेंड करता है कि ये इनका टारगेट क्या है और ये किस तरीके से उस पर काबू पाते हैं। ये अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तक जो इन्होंने जराइम किए उनमें सबसे संगीन जुर्म कौन सा इन्होंने किया? एक कत्ल वो होता है जो ये जाते हैं कहीं जाके उसको गोली मार के आ जाते हैं, और एक कत्ल इन्होंने इस तरीके से भी किया है कि टॉर्चर किया है उसको पूरा दिन, उसके बाद
इन्होंने फांसी उसको दे के दरख्त से लटका के उसको गले में फंदा डाल के इन्होंने टॉर्चर करके अच्छा इस तरीके से भी किए हैं। एक इनका इन्हीं का साथी था जिसको मुखबरी के शुबे पे इन्होंने मर्डर किया था। अपने ही साथी को। हाँ, उससे मारने से पहले उसका कान काटा इन्होंने। अच्छा, तो इनका कोई टॉर्चर सेल भी है? ये मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ ग्रुपों में रहे हैं, तो ये टॉर्चर सेल भी चलाते रहे हैं ये। अच्छा, तो जिन एरियाज में होते हैं ये टॉर्चर सेल, तो आप कह रहे हैं कि दरख्त से लटका के उसको फांसी दी है, तो दरख्त तो खुली जगह में होता है, तो क्या लोगों की पहुंच नहीं होती उन इलाकों में जहाँ देखें, ये गैंग की शक्ल में काम करते हैं और आम लोग, कराची के जो लोग हैं उन्हें पता है बेचारे वो गैंगस्टर या इन तमाम लोगों से वो वैसे ही खौफजदा रहते हैं, तो उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं? कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन बहरहाल ये कराची में मुख्तलिफ जगहों पे इस किस्म के टॉर्चर सेल हैं मौजूद। तो आप लोगों ने लोकेट किए थे ऐसे कोई टॉर्चर सेल्स जो इनसे रिलेटेड हो? कई मरतबा हुआ है कि ये टॉर्चर सेल पकड़े गए हैं और मुख्तलिफ जो गैंगस्टर हैं वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं, इंकशाफात होते हैं जैसे इन्होंने बताया। तो मैं समझता हूँ मज़ीद भी अगर कोई आएगा तो वो भी इंशाल्लाह हम पकड़ेंगे। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि हमारे मुल्क के कितने ही जवान हैं, उन्होंने अपना मुस्तकबिल जो है जराइम को ही बना लिया है, जराइम पेशा अनासर में अपना हाथ डाल के अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीक कर दिया है। और कितने अफसोस की बात है कि उनके पास एक लंबी लिस्ट है अपने जराइम की, और यही होता है कि अगर कोई शख्स एक जुर्म करता है तो दूसरा जुर्म करते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, कोई डर और खौफ नहीं होता। और उसकी वजह यही है कि हमारा जो कानून है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर कोई जुर्म करता भी है तो उसको उसकी सज़ा फौरी तौर पर मिलती नहीं है, जिसकी वजह से वो शख्स जो है दोबारा से बाहर निकलता है, अपनी थोड़ी बहुत सज़ा काटता है और फिर दोबारा निकल के वही जराइम पेशा अनासर के साथ मुंसलिक हो जाता है और जराइम की वारदातें रोनुमा होती हैं हमारे मुल्क में। तो हम सजेशन दे सकते हैं हमारी हुकूमत को, हमारी आवाम को, कि हमारी आवाम को भी सोचना है कि वो अपने लिए क्या कर सकती है। इसके अलावा आवाम को हम यही कहेंगे कि वो अवेयर हो इस बात से कि अगर हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ेगा तभी हमारा मुल्क कुछ कर सकता है, वहाँ से क्राइम रेट भी ख़त्म हो सकता है। तो एजुकेशन हासिल करना ये हमारी आवाम की ज़िम्मेदारी है, ये अपने एंड से हमारी आवाम ये सब कुछ कर सकती है। इसके अलावा हुकूमत को चाहिए कि वो रोज़गार के मौके जो है वो फराम करे हमारी आवाम को। इसके अलावा अगर वो क्राइम रेट को ख़त्म कर देती है किसी न किसी तरीके से, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इतनी पावर दे देती है कि वो ये सब वारदातें जो हैं इनको रुकवा देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेटअप होंगी और रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और ये क्राइम रेट जो है वो कम हो सकता है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है आवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS लिखने के लिए टाइप कीजिए AKA स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए 8126 पे। आवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।